Assalamualaikum. In this video you get to know about the complete chapter number 2, that is solving a biological problem. In this chapter you get to know about the introduction of biological method and what is biological problem. Obviously biological problem होंगी तो ही उसके थ्रू हम biological method के थ्रू उन problems को solve किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं hypothesis, deductions and experiments, theory, law and principle. उसके बाद इस वीडियो में बताया गया है किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस तरह से उस पर एनालिसिस लगता है. लास्ट पर है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली करते हैं. सो इन दिस वीडियो यू गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? ऐसा साइंटिफिक मेथड जो कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके, बायोलॉजिकल मेथड इस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हमें पता चलता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी बेनिफिशियल हैं, कौन सी हार्मफुल हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं. ये सब कुछ हमें बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू पता चलता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब ऐसे बायोलॉजिकल मेथड को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो कि साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं. उन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये सब स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है ड्यूरिंग सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. वो सब स्टेप्स क्या हैं? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. अब इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्वियसली जब एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगी तो ही हम उसको एक बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसा? अच्छा, अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो एक क्वेश्चन कोई बायोलॉजिस्ट से पूछता है कोई पर्सन, या फिर एक बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आता है तो वो उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करता है. अब उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फर्दर स्टेप्स हैं जिनमें आ जाता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस. सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है. एक जो बायोलॉजिस्ट है वो अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को रिकॉल करता है, देखता है, याद करता है, देन एक न्यू ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करता है. ठीक है. अब एक चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट के लिए 5 इन 5 सेंसेस का होना बहुत जरूरी है. विदाउट दीज सेंसेस he or she is not able to perform a observation. वो 5 सेंसेस क्या हैं? विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. अब ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं. नेम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव, जिसमें जस्ट क्वालिटी का बताया जाता है. क्वांटिटेटिव, इसमें पूरी क्वांटिटी एक मेजरेबल नंबर्स के थ्रू हमें चीज के अंदर डिफ्रेंशिएट करके बताया जाता है. अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं. ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, ये हम सबको पता है, लेकिन कितना ज्यादा है वो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखते हैं. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वालिटेटिव में जस्ट क्वालिटी का पता चलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इतना ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट से. क्वांटिटेटिव में हम इसकी पूरी एक वैल्यू देखते हैं जो कि मेजरेबल होती है. इसी तरह एक और एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल. कितना हैवियर है वो हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, कि जो पानी का वेट है वो 1000 ग्राम्स है एंड जो एथेनॉल का वेट है वो 789 ग्राम्स है.
तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो पानी का वेट है वो 1000 है, वो ज़्यादा है एथेनॉल से। इसी वजह से हम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये मेजरेबल होती हैं और इनको रिकॉर्ड करना ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक hypothesis is the tentative explanation of observations is called a hypothesis. ठीक है, और you can say any suitable proposition that might be true is hypothesis. ठीक है, formulation ये जो hypothesis है इसको हम false भी कर सकते हैं। एक hypothesis हमेशा बिल्कुल perfect होना चाहिए। एक hypothesis की following characteristics होती हैं। It should be a general statement. It should be a tentative idea. It should agree with available observations. It should be kept as simple as possible. It should be testable and potentially falsifiable. यानी कि इसको हम एक हाइपोथेसिस को फॉल्स हम कर सकते हैं, इसको हम डिसप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एक ऐसा हाइपोथेसिस हम सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और अगर तो इसके अंदर कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं है तो हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो डिडक्शंस, जिसमें हम डिडक्ट कर देते हैं जो कि चीज ठीक नहीं है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, देन हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। और जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट कर लिया जाता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, जो हाइपोथेसिस बिल्कुल परफेक्ट होता है आफ्टर डिडक्शन, मतलब कोई गुंजाइश मजीद नहीं बच रही और वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, करेक्ट होता है, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लेंगे क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर सकें। फिर जब वो हाइपोथेसिस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट होता है, उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। उसके थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को परफॉर्म करते हुए एक रिजल्ट्स की समराइजेशन, एक समरी प्रोवाइड करते हैं। देन हम उसकी करते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम किस तरह से करते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स, डिफरेंट बुक्स के अंदर। इसके प्रॉपर नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि किसी के भी जहन में कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आ जाती है थ्योरी। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी। थ्योरी क्या है? एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया जिसके ऊपर, और वो रिजेक्ट नहीं हुआ, वो गलत नहीं हुआ, ऐसे हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वो इतना परफेक्ट होता है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद उसके अंदर से कोई गलती नहीं निकल रही होती, वो खराब नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। Okay, a theory is supported by a great deal of evidence. Next हमारे पास आ जाता है law and principle. Productive theory keeps on suggesting new hypotheses and so testing goes on. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law and principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is an irrefutable theory. यानी कि इसको निगलेक्ट नहीं किया जाता, वो एक लॉ बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। Data organization and data analysis. Data organization and data analysis are important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, dates, or values made from observations and experimentation. जो हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया था और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम जब एक उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम है, डेट है, या उसकी वैल्यूज़ हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा। अब उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं? टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ओके,
एक हाइपोथेसिस टेस्ट हाइपोथेसिस को जो साइंटिस्ट हैं कलेक्ट करते हैं ताकि वो उसको फॉर्मुलेट कर सकें, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं जो कि सिलेक्टेड होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है। लास्ट वीडियो में इस पे हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। अब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स में, मैप्स में एंड डायग्राम्स के थ्रू उसको हम फॉर्मेट्स को यूज करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद डाटा को एनालिसिस किस तरह किया जाता है डाटा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, टू वैल्यूज के दरमियान हमने रिलेशन निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, उसको हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ कोशेंट ए ओवर बी। इसको हम कहते हैं ये उसकी रेशियो है। इसको डिनोट किया जाता है या तो डिवीजन के साइन से या फिर कॉलन के साइन से, इस साइन से। ओके, इसको हम कहते हैं कॉलन। अब जब दो वैल्यूज की हमने रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं ए रेशियो बी। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1:3। यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया 50 एंड द रेशियो बिटवीन 150 नॉर्मल पर्सन। उसके बाद हम कॉलन का साइन डाल के देन हम 3 मेंशन करते हैं। ये एक रूल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने के लिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मींस टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज। मतलब हमने टू इक्वल रेशियोज को फाइंड आउट करना है। इसको हमने इक्वालिटी के साइन के साथ, जो इक्वल्स का साइन हम यूज करते हैं उसके साइन से डिनोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 3 रेशियो डी। ओके, अब ये दो रेशियोज के दरमियान की प्रोपोर्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वल्स की जगह हम 2 दफा कॉलन सेंटर में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं इट मींस इट्स आल्सो डिनोटेड प्रोपोर्शन। ओके, अब हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज को हमें पता है और फोर्थ को हमने कैलकुलेट करना है, यानी x हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल रूल। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। A biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. अब हमें 3 वैल्यूज का पता है। ठीक है, हमें पहले पता था कि 20 स्पैरोज में से 14 को मलेरिया था। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 100 में से कितनी स्पैरोज हुई जिनको मलेरिया था। टोटल 100 थी, उनमें से कितनी स्पैरोज ऐसी है जिनको मलेरिया था। अब ये हम इस प्रोपोर्शन के रूल से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले है फर्स्ट रेशियो, यानी कि 14:20। हमें पता है कि 14 आउट ऑफ 20 में से जो सी स्पैरोज थी उनको मलेरिया था। सेकेंड रेशियो क्या है? x रेशियो 100, यानी हाउ मैनी आउट ऑफ 100 हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? 14:20 प्रोपोर्शन, और यू कैन से इक्वल्स टू x रेशियो 100। अब हमने x यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। x ओवर 100 हो गया इज इक्वल्स टू 14/20। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 20 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 14 के साथ। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 के नीचे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 100 को जब हम 20 पर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा उसको हमने 14 पर जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल आया, x की वैल्यू निकली, दैट इज 70। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। So this is the statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information which can be used to summarize and report results. This is very easy. यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, देन x को फाइंड आउट किया और 20 को 100 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यानी कि 70 स्पैरोज ऐसी थी जिनको मलेरिया डायग्नोज हो गया था। ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस।
Biological method also involves the use of applied mathematics to solve biological problems. Major biological problems in which knowledge of mathematics is used include gene finding, protein structure, and protein-protein interactions, etc. Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. So यहाँ पर हमारा chapter 2 complete हो जाता है. Any question or you can ask if you need these slides, so you can ask. So this is all about today. Thank you very much. Inshallah, we'll meet soon in the next chapter. Allah Hafiz.